हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका SKM बिजनेस सॉल्यूशन पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह टॉपिक पीएफ का है। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपके पास पीएफ नंबर है, इसके बाद यूएन नंबर नहीं है, इसके बाद पोर्टल पर जो है कुछ भी अपडेट नहीं है, तो उस केस में हम लोग डेथ क्लेम किस तरह से करेंगे, इसी के विषय में आज का यह वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है हम लगातार आपके लिए ला सकें। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां से दिखाएंगे कि अगर आपके पास ओनली पीएफ नंबर है, इसके बाद जो है यूएन नंबर नहीं है, ई नॉमिनेशन किया हुआ नहीं है, तो इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग डेथ क्लेम किस तरह से फाइल करेंगे। ठीक है, और वह डेथ क्लेम जो है कितने दिनों में सेटल्ड होगा, यह भी हम अभी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। अगर यूएन नंबर नहीं है तो उस केस में हम लोग किस तरह से डेथ क्लेम फाइल करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ जो है टाइप करना है पीएफ डेथ क्लेम फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटर करते हैं। आपको जो यह पहला ऑप्शन दिख रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यही फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है। इसी के थ्रू जो है बिना यूएन नंबर के आप लोग डेथ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम आते हैं जहाँ डाउनलोड हुआ उस पेज पर आते हैं। वैसे हम इस फॉर्म का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है यह फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड हो चुका है, हम आ गए हैं पेज पर, नए पेज पर जहाँ डाउनलोड हुआ है। देखिए आपका फॉर्म जो है यहाँ हम डाउनलोड कर चुके हैं अच्छी तरह से, और यहाँ हम आपको फिलअप करके दिखाएंगे। देखिए फॉर्म को किस तरह से फिलअप करेंगे, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है आपका, देखिए यहाँ है मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड यहाँ टिक करना है, पेंशन यहाँ टिक करना है, बीमा ADLI यहाँ टिक करना है, मृतक का नाम बड़े शब्दों में मतलब कैपिटल लेटर में जिनकी मृत्यु हुई है उनका पूरा नाम यहाँ डाल देना है, यहाँ उनके पिताजी का नाम देना है। इसके बाद मृतक सदस्य की वैवाहिक स्थिति, अगर वो विवाहित हैं तो मैरिड लिखना है, और अगर अविवाहित हैं तो अनमैरिड लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आधार नंबर उनका अवेलेबल है तो आधार नंबर डालना है, और यूएन नंबर तो हम पहले बता चुके हैं कि यूएन नंबर नहीं रहे तो इसमें कुछ नहीं डालना है, आपको पीएफ नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, सेवा छोड़ने की तिथि, अगर जॉब छोड़ चुके थे तो वह तिथि डालना है, अगर जॉब में उनकी मृत्यु हुई है तो यहाँ कुछ नहीं डालना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है 7 नंबर, इसमें है आपके पास अगर स्कीम सर्टिफिकेट है, मतलब कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, वहाँ से पीएफ विड्रॉ कर चुके हैं लेकिन पेंशन का विड्रॉ नहीं किए हैं, तो उस केस में स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है तो यहाँ लिखना है यस, अगर स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है तो नो लिखना है, बाकी इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है और इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। यह नो वाला केस है। ठीक है, अगर यस है तो यहाँ जो है कितना स्कीम सर्टिफिकेट है, 1 है कि 2 है, 3 है, वह डालना है। इसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया है, किस ऑफिस के द्वारा, उस ऑफिस का नाम और उसका पूरा पता यहाँ डालना है। ठीक है, इसके बाद किस अवधि तक आपको पीएफ ऑफिस द्वारा या आपके कंपनी द्वारा जो है पैसा नहीं दिया गया पीएफ का। मान लिया जाए आप कभी सेवा में थे तो उसमें इस अंतराल से इस अंतराल के बीच अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वह निश्चित रूप से डलवा लीजिए। वह कौन डालेगा, तो वह आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जो है वह अवधि सही सही यहाँ मेंशन करेगा। ठीक है, अगर यह नहीं है, कोई प्रॉब्लम, लगातार सर्विस है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद है सदस्य की मृत्यु की तिथि।
डेथ उनका किस दिन हुआ है वह तिथि जो है पूरा तिथि जो है यहाँ डालना है। इसके बाद क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी, मतलब जॉब में होते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, तो अगर हुई थी तो यस लिखना है और नहीं हुई थी तो नो लिखना है। जो आप पर लागू होता है वह डाल देना है। अब 10 नंबर फिलअप कर चुके हैं, 11 नंबर में आते हैं। तो यह है भविष्य निधि पेंशन तथा बीमा हेतु दावाकर्ता का विवरण। ठीक है, कितने लोग हैं उनके फैमिली में जो कि इनके आश्रित थे, उनकी पत्नी, उनके बेटे। अगर अविवाहित हैं तो माता हो सकती है और इसके बाद जो है भाई हो सकते हैं। तो इस केस में जो भी आप पर लागू होता है वह डाल सकते हैं। विवाहित की स्थिति में पत्नी का नाम दे दीजिएगा और यहाँ जो है मृतक का नाम दे दीजिएगा, आधार नंबर पत्नी का, लिंग पत्नी का, जन्म तिथि पत्नी का, वैवाहिक स्थिति पत्नी का, और इसके बाद उनसे रिलेशनशिप क्या था वाइफ लिख देना है पत्नी के केस में। सन के केस में यहाँ उसका पूरा नाम, मृतक का पूरा नाम लिखना है, उनका आधार नंबर, मतलब कि किनका आधार नंबर, तो उनके सन का आधार नंबर यहाँ डालना है। सन का लिंग डालना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में जो है आप जानते ही हैं क्या लिखना है, मेल लिखना है, और स्त्रीलिंग में फीमेल लिखना है। जन्म तिथि यहाँ डालना है सन का, वैवाहिक स्थिति उनके सन का यहाँ पड़ेगा, और यहाँ जो है फादर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से सारा कॉलम फिलअप होगा एक एक करके। जो जो उनके रिलेटिव हैं, जो आश्रित हैं, उनका सारा विवरण यहाँ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, भविष्य निधि तथा EDLI बीमा के भुगतान हेतु खाते का विवरण। ठीक है, तो किस खाते में जो है पैसा लेना चाहते हैं। अगर एक से अधिक दावा करता है तो उसका नाम जो है यहाँ डालना है, उसका विवरण। पहले दावाकर्ता का यहाँ विवरण होगा, उसका नाम होगा, बचत खाता संख्या होगा, बैंक का नाम और बैंक का पूरा एड्रेस इस कॉलम में डालना है। यहाँ IFSC कोड, यह पहले दावाकर्ता का, इसके बाद दूसरा दावाकर्ता का, इसी तरह से तीसरे दावाकर्ता का, इसी तरह से 3 दावाकर्ता तक का यहाँ विवरण डाला जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। यह है पेंशन हेतु बैंक खाता विवरण। इसमें दावाकर्ता एक अगर है तो उसका नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, एड्रेस और IFSC कोड। इसी तरह से एक से अधिक है तो 4 तक डाल सकते हैं। ठीक है, दावाकर्ता का पत्र व्यवहार का पता, जिससे कि दावाकर्ता से कांटेक्ट किया जा सके, वह पूरा डिटेल्स यहाँ देना है। विथ फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पिन नंबर देना है। इसके बाद यहाँ दावाकर्ता का नाम होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ आपके कंपनी का सील और सिग्नेचर होगा, कंपनी का। ठीक है, सील होगा और साइन होगा यहाँ, तब जाके यह फॉर्म जो है वैलिड होगा। इस फॉर्म के साथ अब सवाल यह उठता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स डालना है। तो देखिए नीचे में जो है लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, पहले मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके बाद है सभी दावाकर्ता का संयुक्त फोटो। अगर एक से अधिक दावा करता है तो सबका ज्वाइंट फोटो चाहिए। इसके बाद है दावा करने वाले बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र। अगर दावा करने वाला बच्चा है तो उसके जन्म का प्रमाण पत्र लगाना है, अगर नहीं है तो यह जरूरी नहीं है। इसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट अगर है अवेलेबल तो डालना है, नहीं है तो यह जरूरी नहीं है। 5वां है बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद्द चेक, पासबुक के पहले पेज की अभिप्रमाणित लिपि। देखिए यह अभिप्रमाणित लिपि जो है यह बहुत बड़ा चीज़ है। अभिप्रमाणित लिपि क्या हुआ कि पासबुक के फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी करवा लेना है, उस पर अपने बैंक को से जो है सील सिग्नेचर करवा लेना है, तो वह पूर्ण रूप से अभिप्रमाणित हो जाएगा। उसमें कहीं भी उसको रिजेक्ट करने का काउज नहीं बनता है। और यहाँ रद्द चेक मतलब कैंसिल चेक, तो यह 2 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जितने भी दावा करता है सबका बैंक डिटेल्स जो है निश्चित रूप से अटैच कीजिए। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ इस फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद उस फॉर्म को कहाँ सेंड करना है, तो उस फॉर्म को सेंड करना है PF ऑफिस। जो आपका PF ऑफिस है वहाँ सेंड करना है। ठीक है, वह UN
वह जो है आपका पीएफ नंबर से पता चल जाएगा, आपका पीएफ ऑफिस कौन सा है, पीएफ नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो उससे पता कर लेना है पीएफ ऑफिस कौन सा है और वहाँ सेंड कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद 30 से 45 दिनों की यह प्रक्रिया है, 30 से 45 दिन की यह प्रक्रिया है। इसके बाद जो है आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, बस यही एक प्रोसेस है। जब आपके पास यूएन नहीं है, पोर्टल एक्टिव नहीं है, तो उस केस में आप इस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।